बारे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। नए संसद भवन को दिखाई हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में इंडिया गेट के निकट नए संसद परिसर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परिसर केंद्र सरकार की उस सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है जिसके निर्माण पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक के विपरीत दो के बहुमत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इस परियोजना की स्वीकृति में कोई अनियमितता नहीं है। पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशों को भी अदालत ने सही माना है। साथ ही 2020-21 की महायोजना के भू उपयोग को बदलने के दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार को भी अदालत ने वाजिब ठहराया है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्साह में याचिकाएं दायर करने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि अदालतें जनता के अक्षुण्ण विश्वास की रक्षक है, लेकिन उनसे शासन करने और राज्य के विकास के कार्यों में बाधक बनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय खंडपीठ ने 2-1 के बहुमत से केंद्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को हरी झंडी देते हुए टिप्पणियां की। पीठ ने कहा कि हाल ही के समय में विशुद्ध रूप से नीतियों से संबंधित मामलों की विवेचना और व्यवस्था के खिलाफ आम शिकायतों का निपटारा करने के लिए जनहित याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि निस्संदेह अदालतें जनता के अक्षुण्ण विश्वास की रक्षक हैं और यह भी हकीकत है कि जनहित की कुछ कार्रवाई के सराहनीय नतीजे भी सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीके की मंजूरी के 10 दिन के भीतर ही आपको टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वह टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर कोविड-19 टीके उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत के औषधि नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। वहीं आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा कि वे भारत और विश्व स्तर पर कोरोना टीकों के विकास व निर्माण के लिए मिलकर इस मुद्दे पर काम करेंगे। वहीं आपको बता दें न्यायमूर्ति खन्ना ने भू उपयोग परिवर्तन व पर्यावरण मंजूरी को माना गैर कानूनी। केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई करने वाले 3 जजों के पीठ के एक सदस्य न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बहुमत से भिन्न राय रखी है। परियोजना के टेंडर आदि मंजूर करने की प्रक्रिया के मुद्दे पर तो वे अपने दोनों सहयोगी जजों की राय से सहमति रखते हैं, पर दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत 2019-20 की महायोजना में भू उपयोग परिवर्तन और परियोजना को दी गई पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के मुद्दे पर वे दोनों जजों से असहमत हैं। न्यायमूर्ति खन्ना के मुताबिक भू उपयोग बदलने का फैसला कानूनी दृष्टिकोण से सही नहीं है। साथ ही इस मुद्दे पर लोगों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाने का भी कोई जिक्र नहीं है। न्यायमूर्ति खन्ना ने अपना अलग फैसला सुनाया है। उन्होंने पर्यावरण संबंधी स्वीकृति पर धरोहर संरक्षण समिति की पूर्व स्वीकृति न लिए जाने को गैर कानूनी माना है। उन्होंने लिखा है कि वे इस मुद्दे को धरोहर संरक्षण समिति को भेज चुके हैं, पर मामले के गुणदोष का परीक्षण उन्होंने नहीं किया है। खन्ना ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और परियोजना के लिए धरोहर संरक्षण समिति द्वारा पहले मंजूरी लेने में प्राधिकारियों की कथित विफलता से संबंधित बिंदुओं पर अपना 179 पेज का असहमति का फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, चूंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी संबंधी कानूनी प्रावधान की व्याख्या और परियोजना के लिए धरोहर संरक्षण समिति द्वारा पहले मंजूरी लेने में विफलता के पहलू पर मेरी राय सहयोगी न्यायाधीश एम खानविलकर की राय से अलग है, इसीलिए मैं अलग से असहमति का निर्णय लिख रहा हूं। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। किसानों ने साथ ही घोषणा की है कि वह 7 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 3 कृषि कानूनों को खारिज करने की मांग को लेकर सरकार से 8वें दौर की बातचीत विफल होने के बाद अब किसानों ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। इसके तहत अब किसानों ने अपने परिवारों के साथ राशन लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने का आह्वान किया है। धरना स्थलों पर किसानों
की संख्या बढ़ाने के लिए पंजाब समेत हरियाणा से रोजाना 5,000 किसानों को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। किसान नेता देश भर के दौरा करेंगे और विभिन्न प्रदेशों के किसानों को भी जुटाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि उनका सरकार से भरोसा अब खत्म हो गया है। मंगलवार शाम सिंघू बॉर्डर पर चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं आपको बता दें किसानों ने एक्सप्रेसवे पर 7 जनवरी को ट्रैक्टर जुलूस निकालने की घोषणा की है। साथ ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले लगभग 6 सप्ताह से जारी आंदोलन के बीच मंगलवार को पंजाब के भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा। किसानों के आंदोलन में माओवादी घुस गए। वहीं आपको बता दें कि मंदिर मामले में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। चांदनी चौक इलाके में हनुमान मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अदालत के आदेश के बाद रविवार को मंदिर को तोड़ दिया गया था। यह चांदनी चौक सौंदर्यीकरण योजना का हिस्सा है। प्रदर्शनकारी भगवा झंडे थमे हुए थे। उन्होंने गौरी शंकर मंदिर से लेकर उस स्थान तक मार्च निकाला जहां पर मंदिर बनाया था। उन्होंने नारेबाजी भी की। साथ ही पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता महेंद्र रावत ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रमुख कपिल खन्ना, उपाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता, सचिव रवि और बजरंग दल के राज्य संयोजक बी बत्रा समेत 15-20 कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को गौरीशंकर मंदिर के पास जमा हुए 27 प्रदर्शनकारियों को कोविड-19 दिशा निर्देशों के कारण पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश में कोरोना विषाणु के नए प्रकार स्ट्रेन से पैदा हुए संकट के बढ़ने के चलते 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि जॉनसन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके इस संकट के कारण अपना दौरा रद्द करने के लिए खेद प्रकट किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। हालांकि जॉनसन ने संकेत दिया है कि उनकी भारत यात्रा G7 शिखर सम्मेलन से पहले साल के पूर्वार्ध में होगी। ब्रिटेन की अध्यक्षता में यह सम्मेलन इस साल के अंत में प्रस्तावित किया गया है। वहीं आपको बता दें अदालत ने पंजाब व केंद्र को नोटिस जारी किया है। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। पंजाब और हरियाणा में मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ के खिलाफ रिलायंस याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार एवं केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। रिलायंस जियो ने अपनी याचिका में कंपनी के मोबाइल टावर और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में घट रही घटनाओं को लेकर रिलायंस के अधीन आने वाली जियो इंफोकॉम ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। वहीं आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को खारिज करने की मांग को लेकर सरकार से 8वें दौर की बातचीत विफल होने के बाद अब किसानों ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। इसके तहत अब किसानों ने अपने परिवारों के साथ राशन लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने का आह्वान किया है। धरना स्थलों पर किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए पंजाब समेत हरियाणा से रोजाना 5,000 किसानों को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही किसान नेता देश भर के दौरे करेंगे और विभिन्न प्रदेशों के किसानों को भी जुटाएंगे। साथ ही आपको बता दें संसद का सत्र 29 जनवरी से और 1 फरवरी को आम बजट घोषित किया जाएगा। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सीसीपीए ने 29 जनवरी से बजट सत्र की सिफारिश की है। सत्र 2 हिस्सों में होगा। सत्र के दौरान कोरोना विषाणु से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। संसद सत्र का पहला भाग 29 जनवरी को शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा।
संसद में आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया था। वहीं आपको बता दें, करिश्माई नेतृत्व को खत्म होने पर नहीं पहचान पाई कांग्रेस। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस का अपने करिश्माई नेतृत्व के खत्म होने की पहचान नहीं कर पाना 2014 के लोकसभा में उसकी हार के कारणों में से एक रहा होगा। मुखर्जी ने अपने संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 17 में यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने पहले कार्यक्रम में संसद को सुचारू रूप से चलाने में विफल रही और इसकी वजह उसका अहंकार और अकुशलता है। उन्होंने यह पुस्तक पिछले साल अपने निधन से पहले लिखी थी। मंगलवार को यह पुस्तक बाजार में आई। उन्होंने इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करने से पहले उनके साथ इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की थी, लेकिन इससे उन्हें हैरानी नहीं हुई क्योंकि ऐसी घोषणा के लिए आकस्मिकता जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति ने यह उल्लेख किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव की मतगणना वाले दिन उन्होंने अपने सहायक को निर्देश दिया था कि उन्हें हर आधे घंटे पर रुझानों के बारे में सूचित किया जाए। वहीं आपको बता दें, भाजपा ने कहा है कि दिल्ली सरकार की हर यात्रा का हिसाब दे दिल्ली सरकार। देश के अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी के विस्तार को लेकर भाजपा ने आप के नेताओं को घेरा है और नेताओं की दूसरे राज्यों की यात्रा के मामले में दिल्ली सरकार से हिसाब मांगा है। मंगलवार को भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना व पूजा सूरी ने कहा कि आपके नेताओं को दूसरे राज्यों की यात्रा में हो रही इन योजनाओं के खर्च का हिसाब देना चाहिए। पार्टी के नेता दिल्ली वालों के खर्च पर दूसरे राज्यों में पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आपका कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि उत्तरी निगम ने अदालत में बताई थी मंदिर तोड़ने की तारीख। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण योजना के तहत तोड़े गए मंदिर को लेकर आम आदमी पार्टी व भाजपा आमने सामने है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा शासित उत्तरी नगर निगम ने अदालत में शपथ पत्र देकर मंदिर तोड़ने की तारीख बताई थी। इस मामले में भाजपा को बताना चाहिए कि यह शपथ पत्र भाजपा शासित निगम का है या नहीं। वहीं आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर में 75 जगहों पर लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। गौतम बुद्ध नगर में मंगलवार को 6 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जिलाधिकारी सुहास एलवाई, सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने पूर्वाभ्यास का जायजा लिया। पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह बाल पीजीआई पहुंचे। टीका जब लगना शुरू होगा तो उसे जिले के 75 स्थानों पर लगाया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर ओहरी के मुताबिक टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी और अन्य अधिकारी सुबह से इसमें जुटे रहे। इसके लिए 5 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। आपको बता दें कि अधिकारी ने बताया कि उन सभी पहलुओं की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी जा रही है जो टीकाकरण के समय पूरे होंगे। वास्तविक टीकाकरण की तारीख अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि जब टीकाकरण शुरू होगा उस समय के लिए जिले में 75 स्थान चिन्हित किए गए हैं। उसमें 42 केंद्र नोएडा और 33 केंद्र ग्रेटर नोएडा के शामिल है। प्रत्येक बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। प्रत्येक बूथ पर 100 टीके लगाए जाएंगे। इस तरह से एक दिन में 7500 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। टीके की दूसरी खुराक 28 दिन बाद दी जाएगी। पूर्वाभ्यास शीत श्रृंखला यानी कि कोल्ड चेन से लेकर टीकाकरण के बाद निगरानी की व्यवस्था तक किया गया। निगरानी के लिए टीकाकरण के बाद व्यक्ति को आधा घंटे रखा जाएगा। प्रतिकूल असर पर उपचार के लिए एक अलग कक्ष बनाया गया। यहाँ एक चिकित्सक की पूरी टीम मौजूद रहेगी। शहरी क्षेत्र में बाल पीजीआई, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, शारदा मेडिकल कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्र में सेक्टर 110 स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंगेल, बिसरक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसका पूर्वाभ्यास हुआ।
वहीं आपको बता दें, किसानों ने नए कृषि कानूनों की शव यात्रा निकालकर उनका दाह संस्कार किया। चिल्ला सीमा पर धरने पर बैठे भाकियू भानुगुट के किसानों ने मंगलवार को कृषि कानूनों की शव यात्रा निकालकर उसका दाह संस्कार कर दिया। इसके अलावा किसानों ने परेड की भी तैयारी की। किसानों के मुताबिक उन्हें लग रहा था कि वार्ता विफल होगी, इसीलिए वे प्रतिदिन सुबह परेड का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली की ओर किसान कूच करेंगे। इसके अलावा दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे भाकियू लोक शक्ति गुट के किसान भी मंगलवार को दिल्ली कूच करने और धरने को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाते दिखे। वहीं चिल्ला सीमा पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह में तू-तू में शुरू हो गए। दोनों पिता पुत्र भी हैं, लेकिन बहस देखकर कुछ लोगों को हस्तक्षेप करना पड़ा। सेक्टर 14 चिल्ला सीमा पर कृषि बिलों के विरोध में पिछले 36 दिन से धरना दे रहे किसानों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। बाकी भानुगुट के किसानों ने सुबह के समय हाथों में तिरंगा लेकर नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर मार्च पास्ट की तैयारी की। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड पर काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऊर्जा क्षेत्र को लेकर अपनी सरकार का खाका देश के समक्ष रखते हुए कहा कि ऊर्जा उपभोग में स्वच्छ प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2 गुने से अधिक किया जाएगा और पूरे देश को एक गैस पाइपलाइन ग्रिड से जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों और उद्योगों को किफायती ईंधन मुहैया कराया जा सके। प्रधानमंत्री ने 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि उनकी सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो, विमानन, जल, डिजिटल और गैस संपर्क पर अभूतपूर्व काम कर रही है। इस पाइपलाइन को 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। मोदी ने कहा कि एक तरफ 5-6 साल में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के नेटवर्क को दोगुना कर करीब 32,000 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। दूसरी ओर गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा को मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा संयंत्र पर काम चल रहा है। इनके अलावा आवागमन के इलेक्ट्रिक साधनों के साथ ही जैव ईंधन के विनिर्माण पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये उपाय देश को प्रदूषण फैलाने वाले कोयला और तरल ईंधनों पर उच्च निर्भरता कम करने में मदद करेंगे। अभी देश की कुल ऊर्जा जरूरत में 58% की पूर्ति कोयले से होती है, जबकि पेट्रोलियम व अन्य तरल ईंधन 26% योगदान देते हैं। देश में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न ऊर्जा संसाधनों में प्राकृतिक गैस की महज 6% और अक्षय ऊर्जा की 2% से भी कम हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संसाधनों में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी अभी के 4.2% से बढ़ाकर 2030 तक 15% तक करने का लक्ष्य है। यह अपेक्षाकृत स्वच्छ विकल्प है और इसे पाइपलाइन से ढोया जा सकता है, जिससे वाहनों के माध्यम से होने वाली ढुलाई में खर्च होने वाले ईंधन की बचत में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही 10 साल की अवधि में गन्ना व अन्य कृषि उत्पादों से तैयार एथेनॉल करीब 20% पेट्रोल का स्थानापन्न कर देगा। यह ईंधन की जरूरतों की पूर्ति के लिए तेल के आयात पर देश की निर्भरता के साथ ही कार्बन का उत्सर्जन कम करेगा। इसी के साथ ही आज की रिपोर्ट भारत में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों